देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। आज मैं बात करूंगा 25 जून 1975 की, जब भारत में आपात स्थिति लागू करी गई थी। आइए जानते हैं कि वो कौन से हालात थे जिनके कारण इंदिरा गांधी ने आपात स्थिति लगाई थी। इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप लग रहे थे, लेकिन उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का पहला आरोप जो लगा था, उसमें उनके बेटे संजय गांधी इन्वॉल्व थे, जिन्हें कम कीमत वाली जनता की कार मारुति बनाने का विशेष लाइसेंस दिया गया था। इस लाइसेंस देने में नियमों को ताक पर रख दिया गया था। पहले तो लेटर ऑफ इंटेंट देने में दूसरी कंपनियों की अनदेखी की गई, और उस समय तक ना तो संजय के पास कोई पूंजी थी, ना ही कोई अनुभव था, और ना ही कोई कंपनी थी। फिर बाद में लाइसेंस देते समय भी ऐसा ही किया गया। उनकी कार के अहमदनगर स्थित व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट से कार को रोड वर्थनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिला था और लाइसेंस इश्यू हो गया। इसके अलावा उनकी कार प्रोजेक्ट के लिए बेहद सस्ती कीमतों पर 300 एकड़ कृषि भूमि और बिना गारंटी के नेशनलाइज्ड बैंकों से लिए गए लोन शामिल थे। संजय ने 6 महीने के भीतर कारों की डिलीवरी के लिए 75 कार डीलरों से एडवांस के रूप में 5 लाख रुपए की जमा राशि भी एकत्र कर ली थी। वो 6 महीने कभी पूरे नहीं हुए और कारें डिलीवर नहीं हुई। उनके प्रमुख निजी सचिव हक्सर और वित्त मंत्री सी सुब्रमण्यम जैसे शुभचिंतकों ने उन्हें उनके बेटे को सरकारी लाइसेंस देने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों के लगने के बारे में आगाह किया था, लेकिन उन्होंने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। संसद में इंदिरा के खिलाफ आलोचना दिन पर दिन तेज होती जा रही थी और मीडिया ने मारुति मामले को इंदिरा का वाटरगेट कहना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके पुत्र मोह ने उन्हें संभावित परिणामों के प्रति अंधा कर दिया। उन्हें लगा कि विपक्ष संजय के जरिए उन्हें पद से हटाने की कोशिश कर रहा है और यह उचित नहीं है। उन्होंने अपनी फ्रेंड और उनकी आत्मकथा लिखने वाली पुपुल जयकर से कहा, संजय जवान है और उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मारुति प्रकरण ने इंदिरा की लोकप्रियता को गंभीर नुकसान पहुंचाया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती के फैसले के बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधिकार में लेने के लिए अपनी पसंद के न्यायमूर्ति ए एन रे को आउट ऑफ टर्न सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। जिन 3 न्यायाधीशों को लांघकर रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, उन्होंने केशवानंद केस में सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। बाद में इन तीनों न्यायाधीशों ने इसके विरोध में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी और लगातार 3 वर्षों तक मानसून की विफलता और बड़े पैमाने पर राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के बाद नियुक्त किया गया था। देश के कई हिस्सों में खाद्यान्न की कमी के कारण दंगे भड़क उठे थे। मुद्रास्फीति की दर 22% हो गई थी। श्रमिकों की हड़ताल, तालाबंदी और कारखानों के बंद होने से देश में औद्योगिक अशांति फैल गई थी। मई 1973 में उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी पीएसी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें 35 कांस्टेबल और पुलिसकर्मी मारे गए। विद्रोह को दबाने के लिए सेना बुलानी पड़ी। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी का अपना नारा गरीबी हटाओ अब उन्हें परेशान करने लगा था। उन्होंने कई उपाय किए। उन्होंने जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर छापा मारकर, सरकारी खर्च में कटौती करके, कंपनियों के डिविडेंड पे एक सीमा लगाकर और सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य जमा योजना कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम शुरू करके कीमतों को नियंत्रित करने के उपाय किए। अर्थव्यवस्था का समाजवादी मॉडल देश की गरीबी से लड़ने में अक्षम था। ये बात ना तो नेहरू को समझ आई थी और ना ही इंदिरा गांधी को। ये सभी गरीबी को बढ़ाने वाले काम थे। इंदिरा गांधी के इन उपायों से बढ़ती औद्योगिक अशांति को रोकने में कोई मदद नहीं मिली। अकेले बंबई में 1972 और 1973 के दौरान 12,000 श्रमिक हड़तालें हुई। जनवरी 1974 में गुजरात में छात्रों ने बढ़ती हुई महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल के इस्तीफे, राज्य विधानसभा को भंग करने और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी। आम जनता इस आंदोलन में शामिल हो गई। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और पुलिस और छात्रों के बीच रोजाना झड़पें हुई। आधिकारिक अनुमान के अनुसार इस हिंसा में 103 लोग मारे गए और 300 घायल हुए और 8,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री को 9 फरवरी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और राष्ट्रपति शासन लगाया गया, लेकिन श्रीमती गांधी ने राज्य विधानसभा को भंग करने और नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया। 13 महीने बाद मार्च 1975 में 79 वर्षीय मोरारजी देसाई आमरण अनशन पर बैठ गए और मजबूरन उन्हें चुनाव कराने पड़े। कांग्रेस इन चुनावों में हार गई और 5 दलों के गठबंधन जनता मोर्चा ने सरकार बनाई।
लगभग उसी समय बिहार में कांग्रेस सरकार के इस्तीफे और राज्य विधानसभा को भंग करने की मांग को लेकर एक और छात्र आंदोलन छिड़ गया। पुलिस द्वारा उनको रोकने पर प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों, भारतीय खाद्य निगम के एक गोदाम और 2 समाचार पत्रों के कार्यालयों में आग लगा दी। कई दिनों तक राज्य में एक तरह से अराजकता देखी गई। हड़तालों, मार्चों और घेराव के कारण कई शहरों में सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पुलिस ने अशांति को शांत करने के लिए आंसू गैस, लाठीचार्ज और अन्य हिंसक तरीकों का सहारा दिया। 3 छात्र मारे गए। इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण छात्रों के अनुरोध पर आंदोलन में शामिल हुए। जेपी को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे अधिक सम्मान से देखा जाता था। हालांकि वो 71 वर्ष के थे और शुगर की बीमारी से पीड़ित थे, फिर भी वे इसका नेतृत्व करने के लिए सहमत हो गए। शर्त एक ही थी कि आंदोलन अहिंसक रहे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक का आह्वान किया और समाज के सभी वर्गों से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने किसानों, भूमिहीन मजदूरों और अन्य गरीब वर्गों को इस आंदोलन में लाने की कोशिश की और यह जेपी आंदोलन बन गया। उन्होंने 1 सप्ताह के बिहार बंद और राज्य विधानसभा का घेराव का आह्वान किया। छात्र और मजदूर भारी संख्या में उनके साथ हो गए। 1 हफ्ते के अंदर 27 लोगों को पुलिस की गोली से मरना पड़ा। मई में तेजतर्रार समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में लगभग 10 लाख रेलवे कर्मचारी 8 घंटे के कार्य दिवस और वेतन में 75% की वृद्धि को मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग थी उनका वेतन अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के श्रमिकों के बराबर हो। हड़ताल के कारण रेल परिवहन बाधित हो गया, जिससे लोगों और सामान की आवाजाही रुक गई। श्रीमती गांधी ने किसी भी कीमत पर हड़ताल तोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने फर्नांडिस और अन्य यूनियन नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए पुराने भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 और आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम मीसा का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई, जो अक्सर हिंसक होते थे और व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना को बुलाना पड़ रहा था। 30,000 से अधिक श्रमिकों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और उनके घरों की बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिया गया और कई कर्मचारियों के परिवारों को रेलवे क्वार्टरों से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। सरकार 20 दिनों के बाद हड़ताल को कुचलने में कामयाब रही, लेकिन विरोध को दबाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए क्रूर तरीकों की व्यापक निंदा हुई, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी भी शामिल थे। गिरी एक पूर्व श्रमिक नेता थे। हालांकि राष्ट्रपति के पद पर वो इंदिरा गांधी के कारणों से ही थे। प्रधानमंत्री ने भूमिगत परमाणु परीक्षण करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की। 18 मई 1974 को परमाणु ऊर्जा आयोग ने राजस्थान के रेगिस्तान के पोखरण में एक आटम बम का विस्फोट किया, जिससे भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद दुनिया की 6ठी परमाणु शक्ति के रूप में परमाणु क्लब में शामिल हो गया। शुभचिंतकों की सलाह पर उन्होंने जेपी के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें अपने दोनों परिवारों के बीच के पुराने संबंधों की याद दिलाते हुए लिखा और सुझाव दिया कि वे व्यक्तिगत कड़वाहट या एक दूसरे के इरादों पर सवाल उठाए बिना अपनी राजनीतिक असहमति व्यक्त कर सकते हैं। 1 नवंबर 1974 को दोनों नेता आमने सामने बैठे, जिसके दौरान श्रीमती गांधी ने बिहार सरकार को इस शर्त पर बर्खास्त करने की पेशकश की कि जेपी अन्य राज्य विधानसभाओं को बर्खास्त करने की अपनी मांग छोड़ देंगे। बैठक तीखी नोकझोंक के साथ खत्म हुई। जेपी ने पूरे देश में यात्रा की, खासकर उत्तरी और पश्चिमी भारत में, और उनकी सभाओं में भारी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। यह अब अखिल भारतीय आंदोलन बन गया था, जो सरकार के लिए एक वास्तविक खतरा बन गया था। बंद और घेराव तेज हो गए और राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच गए। 2 जनवरी 1975 को रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र को ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के उद्घाटन के दौरान एक जनसभा में बम से उड़ा दिया गया। इंदिरा गांधी ने दावा किया कि मिश्रा की हत्या एक बड़ी साजिश का ड्रेस रिहर्सल थी, जिसका असली लक्ष्य वो थी। उसी समय इंदिरा गांधी ने मिश्रा की हत्या का आरोप विपक्ष द्वारा उत्पन्न अराजकता पर लगाते हुए आंतरिक आपातकाल लगाने की पूरी व्यवस्था कर ली थी, लेकिन उन्हें लगा कि इससे पहले केंद्र के प्रशासन में कुछ अपने आदमी लेकर आने होंगे। 15 फरवरी को नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जेपी ने सेना और पुलिस से कहा कि वो उन आदेशों का पालन न करें जो गैर कानूनी है। उन्होंने उनसे कहा कि सिविल सेवक, पुलिस अधिकारी और सैनिक सभी संविधान का पालन करने के लिए बाध्य हैं, न कि सरकार और प्रधानमंत्री सहित उसके नेताओं की इच्छा का। जेपी के इस आह्वान को ही इंदिरा गांधी ने आपात स्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। पार्टी के युवा तुर्क चंद्रशेखर, मोहन दारिया और रामधन के साथ कम से कम 50 कांग्रेसी संसद सदस्य जेपी के समर्थन में थे। उनकी वामपंथी नीतियों के चलते, जिसके कारण महंगाई में बढ़ोतरी हो रही थी
और रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो रहे थे, इन्हीं नीतियों के विरोध में अन्य 60 से 70 कांग्रेस के संसद सदस्यों ने उनकी समाजवादी नीतियों का विरोध किया और उनकी जगह सिंचाई और कृषि के मंत्री जगजीवन राम को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। 1969 के बाद से कांग्रेस आई, पर उनकी पकड़ इतनी कमज़ोर कभी नहीं रही। चंद्रशेखर और मोहन धारिया जैसे युवा तुर्कों ने बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर एक राष्ट्रीय चर्चा का आह्वान किया। इंदिरा ने 2 मार्च 1975 को मोहन धारिया को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। संसद पर जेपी का मार्च लाल किले से संसद भवन के पास बोट क्लब लॉन तक 5 मील का विशाल जुलूस था। यह दिल्ली में अब तक देखे गए किसी भी आंदोलन के प्रति लोकप्रिय समर्थन का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। एक अनुमान के अनुसार इस मार्च में लगभग 7.5 लाख लोगों ने भाग लिया। रैली के बाद जेपी ने संसद में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को बिहार विधानसभा को भंग करने, चुनाव सुधार और भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की मांग करते हुए एक मेमोरेंडम दिया और इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगा गया। जैसे जैसे जेपी का आंदोलन तेज हो रहा था, इंदिरा की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। उनकी सबसे गंभीर कठिनाइयों में से एक समाजवादी पार्टी के नेता राजनारायण द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर अदालत के फैसले से उत्पन्न हुई। राजनारायण ने 1971 में उनके खिलाफ रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और बड़े अंतर से हार गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा ने चुनाव जीतने के लिए प्रचार अभियान में सरकारी मशीनरी और भ्रष्ट तरीकों का दुरुपयोग किया। मामला 4 साल तक खिंच गया। मार्च 1975 में न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत में उनसे 5 घंटे तक कठिन जीरा की गई और फैसला 12 जून 1975 को सुनाया जाना था। वह दिन इंदिरा के लिए बहुत बुरी खबर लेके आया। नाश्ते के समय उनको अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक डीपी धर की मृत्यु का समाचार मिला। दोपहर के समय गुजरात विधानसभा चुनाव में जनता मोर्चा के हाथों कांग्रेस की हार की खबर आई। वहीं सबसे चौंकाने वाली खबर आई, न्यायमूर्ति सिन्हा ने प्रधानमंत्री को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी पाया था और लोकसभा के लिए उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। इसके साथ साथ उन्हें 6 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने या चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की अनुमति देने के लिए अपने आदेश के क्रियान्वयन पर 20 दिन के लिए रोक लगा दी थी। जिन आरोपों में उन्हें दोषी पाया गया था वो मामूली थे, लेकिन फिर भी दंडनीय थे। लंदन के द टाइम्स ने टिप्पणी की, यह यातायात अपराध के लिए एक प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने जैसा था। जस्टिस सिन्हा के फैसले ने इंदिरा को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। पपुल जयकर के अनुसार इंदिरा की सहज प्रतिक्रिया इस्तीफे देने की थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय, जो एक बैरिस्टर थे और उनके लंबे समय के मित्र थे और उस समय वो दिल्ली में थे, उन्होंने उन्हें जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेने की सलाह दी। कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने सुझाव दिया कि इंदिरा गांधी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अपील पर सुनवाई होने तक थोड़े समय के लिए अपने पदों की अदला बदली कर लेनी चाहिए। बरुआ के सुझाव पर संजय नाराज हो गए। उन्होंने अपनी मां को आगाह किया कि बरुआ प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने वायदे से मुकर सकते हैं। संजय ने कहा, वफादारी की आड़ के पीछे उनके कांग्रेस के साथी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थे। वे सभी सत्ता चाहते थे। नानी ए पालकीवाला, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए चुना गया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और 22 जून 1975 को अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने अंतरिम आदेश दे दिया। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर आंशिक रोक लगाते हुए आदेश में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा अपील पर फैसला होने तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में बनी रह सकती हैं, लेकिन लोकसभा की बहसों में तो भाग ले सकती हैं, लेकिन स्टे की अवधि के दौरान वोट नहीं दे सकती और ना ही कोई वेतन प्राप्त कर सकती हैं। कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पद छोड़ने और अंतरिम अवधि के लिए एक वरिष्ठ मंत्री को प्रभार सौंपने की सलाह दी, जब तक कि उनकी अपील को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उन्होंने इन सलाहों को नज़रअंदाज कर दिया। इस बीच न्यायमूर्ति अय्यर के फैसले से उत्साहित विपक्ष ने उन पर हमला तेज कर दिया। 25 जून को राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित एक विशाल रैली में जेपी और अन्य नेताओं ने इस्तीफा न देने के लिए उनकी कटु आलोचना की। इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन, जो उनकी ओर से विपक्षी गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे, ने उन्हें खबर दी कि जेपी ने सशस्त्र बलों और पुलिस से सरकारी आदेशों की अवहेलना करने की अपील की थी, जिसे वो गैर कानूनी मानते थे। उन्होंने आंदोलन को तेज करने के लिए एक लोक संघर्ष समिति की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई और सचिव राष्ट्रीय स्वयं संघ के नानाजी देशमुख होंगे। योजना के अनुसार देसाई, देशमुख और अन्य वरिष्ठ नेताओं को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना था,
जबकि अन्य कैडरों से रेलवे पटरियों पर बैठने और देश भर में अदालतों और सरकारी कार्यालयों को काम से रोकने की योजना थी। कार्यक्रम 29 जून को शुरू होना था। इंदिरा गांधी को विपक्ष की योजना से व्यक्तिगत रूप से खतरा महसूस हुआ। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय को अपने घर बुलाया। राय ने जनवरी में ललित नारायण मिश्र की हत्या के बाद देश में आंतरिक आपात स्थिति लागू करने के लिए एक मसौदा पेश किया था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ही आता था। उस समय कानून मंत्री एच गोखले, रजनी पटेल और कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ और सिद्धार्थ शंकर की एक बैठक हुई थी, जिसमें आंतरिक आपातकाल लगाने पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी। सिद्धार्थ शंकर को भी नहीं मालूम था कि इस आपातकाल के लगने के बाद संजय गांधी की क्या योजना थी। सिद्धार्थ शंकर राय के साथ इंदिरा गांधी के पुराने पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध रहे थे और लंदन में पढ़ाई के दौरान इंदिरा गांधी की सिद्धार्थ से मुलाकात होती रहती थी। उस समय तो इंदिरा गांधी ने इस कार्य योजना को लागू नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने इसे लागू करने का मन बना लिया। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद से ही बाहरी आपातकाल लागू था। आपातकाल की स्थिति की घोषणा करने वाला एक अध्यादेश राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया। राय को बुलाया गया। पेंच फंस रहा था कि राष्ट्रपति कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर ही प्रधानमंत्री की सलाह पर कोई कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी कैबिनेट की बैठक से पहले ही इसको लागू कराना चाहती थी। लोकसभा की लाइब्रेरी से संविधान की एक कॉपी मंगाई गई और इसके बारे में पढ़ा गया। राय ने इसके बाद बताया कि रूल 12 के अंतर्गत बिना कैबिनेट की बैठक में पास कराए ही प्रधानमंत्री की सलाह पर काम कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति इस बात से कन्विंस हो जाएं कि उस समय कैबिनेट बुलाने का समय नहीं था और बहुत इमरजेंसी में ये निर्णय लिया गया। आपातकाल लगाने के सरकार के फैसले की जानकारी देने के लिए इंदिरा और सिद्धार्थ शंकर राय राष्ट्रपति भवन गए। वहाँ उन्होंने आर्टिकल 12 की बारीकी समझाई। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, जो अपने पद पर इंदिरा की कृपा से ही थे, ने अध्यादेश आने पर उस पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए। रात 11 बजे आर.के. धवन उस अध्यादेश को लेकर राष्ट्रपति के पास गए। भले ही कैबिनेट में इस पर चर्चा नहीं की गई थी, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक था। अध्यादेश ने सरकार को नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता को निलंबित करने की अनरेस्ट्रिक्टेड पावर दे दी थी। इसमें था कि बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करना, प्रेस सेंसरशिप लागू करना और सरकारी आदेशों के खिलाफ मुकदमों में हस्तक्षेप करने की अदालतों की शक्ति को सीमित करना। सभी चालों की योजना पूरी गोपनीयता से बनाई और कैबिनेट को अंधेरे में रखा। अध्यादेश के मसौदे के साथ एक पत्र में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से कहा कि मामला अत्यंत जरूरी था। मैं इसे कैबिनेट में ले जाना पसंद करती, लेकिन दुर्भाग्य से आज रात ये संभव नहीं है। इसलिए मैं नियम 12 के तहत अपनी शक्तियों के आधार पर आज तक संशोधित भारत सरकार नियम 1961 की अनदेखी कर रही हूँ। उनके पास इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराने के लिए काफ़ी समय था। इन 8 घंटों में वो अच्छी तरह से कैबिनेट की मीटिंग बुला सकती थी, लेकिन उन्होंने वो मीटिंग इसलिए नहीं बुलाई कि उनको उम्मीद थी उनकी कैबिनेट इस बात के लिए राजी शायद ना हो। राष्ट्रपति ने बिना झिझक इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और भारत में आपात स्थिति लागू हो गई। इस अंक में इतना ही। आपको ये अंक कैसा लगा कृपया कमेंट अवश्य करें। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।